नमस्कार दोस्तों, चलिए सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अब जानते हैं कि हम बीपीएससी के लिए पिछले 34 वर्षों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स और तथ्यों को तैयार कर रहे हैं। ये वो तथ्य और टॉपिक्स हैं जिनको लेकर के बार बार प्रश्न बनाए जाते हैं। अगर आपने इन्हें तैयार नहीं किया तो बाकी कुछ भी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सबसे पहले इन टॉपिक्स को तैयार करिए, उसके बाद समय बच गया तो बाकी चीज़ें पढ़िएगा। ठीक है। एक चीज़ और बता दूं, इस सीरीज़ में हमने भारत का भूगोल कवर कर लिया है कम्प्लीटली। उसकी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आज हम विश्व का भूगोल कवर करने जा रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज़ की सारी नोट, कंप्लीट नोट आपको एडवांस में दी जा रही है। अगर आपने नहीं लिया है तो तुरंत ले लीजिए, जल्दी से तैयार कर लीजिए, ज़्यादा समय नहीं बचा है। और नोट इतनी खूबसूरत है, इतनी संक्षिप्त में है कि आप कुछ ही दिनों में तैयार कर सकते हैं, बार बार रिवाइज़ कर सकते हैं। नोट हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी, तुरंत नोट मिल जाएगी, लेके तैयार कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद वीडियो देखने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, अच्छे से रिवीजन होगा। ठीक, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आज का पहला टॉपिक देखते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था पल्सर के बारे में। अगर आपने इसका बेसिक पढ़ा है, समझा है, तो इससे संबंधित प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। इस पर यूपीएससी ने भी प्रश्न पूछे हैं। फिलहाल जानने वाली जो बातें हैं वो देख लीजिए। ब्रह्मांड में जो पल्सर होते हैं एक तरह से तेज़ी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ये एक लाइन है लेकिन इसमें एक कंसेप्ट भी है। वैसे देखने में लगता है कि फैक्चुअल लाइन है। ये न्यूट्रॉन तारे क्या होते हैं, अलग से एक क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। जैसे कोई तारा होता है ना बड़ा सा, वो जब मरता है तो उसके अंदर ब्लास्ट होता है, वो फट जाता है। ठीक, तो बाहरी आवरण जो है वो ब्रह्मांड में बिखर जाता है। जो अंदर का हिस्सा होता है ना वो संकुचित हो जाता है, बहुत ज़्यादा संकुचित हो जाता है। उसकी वजह से जो ये मटेरियल, जो पदार्थ है, ये बहुत घना हो जाता है। ठीक, और इतना घना हो जाता है कि जो कण जो होते हैं, जो अणु होता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो न्यूट्रॉन हैं, वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि सिर्फ न्यूट्रॉन से बना हुआ ये एक पिंड है। इसीलिए इसको हम कहते हैं ये कि न्यूट्रॉन तारा है। इसी ब्लास्ट के अलग अलग रूप को और संकुचन के बाद जो चीज़ें बनती हैं उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि तारा बहुत ही बड़ा था और वो ब्लास्ट कर गया, उसका जब संकुचन हुआ तो वो ब्लैक होल में बदल गया। इसी तरह के कुछ छोटे तारे होते हैं, जैसे सूरज है। सूरज कोई बहुत बड़ा तारा नहीं है, ब्रह्मांड में 3 कैटेगरीज हैं, उसमें ये छोटे नंबर पे आता है। ठीक है। तो सूरज जैसे जो तारे हैं वो ब्लास्ट करेंगे, उनके अंदर का हिस्सा जब संकुचित होगा तो एक, आप कह सकते हैं, एक तारा बनेगा, मृत तारा, जिसे वाइट ड्वार्फ कहते हैं। तो इस तरह से 3 कैटेगरी, वाइट ड्वार्फ, इससे बड़ा तारा मरेगा तो उससे न्यूट्रॉन तारा बनेगा, उससे भी बड़ा तारा मरेगा तो ये ब्लैक होल बनेगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें आपने समझ ली। हम बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन तारे की। तो न्यूट्रॉन तारे के बारे में आपने समझ लिया कि ब्रह्मांड में ये घूमते रहते हैं, इनको हम पल्सर कहते हैं। ये बहुत ही सघन तारे होते हैं, घना तो बहुत ज़्यादा होता है, और इनके घूमने से विकिरण निकलती है, कई तरह की तरंगें निकलती हैं। ये इनकी एक खासियतों में से एक है। तो ये कुछ बातें आपने समझ ली। अब इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य को हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में लगने वाला समय, इसको लेकर प्रश्न पूछा गया था, फिर हमने पूरा टॉपिक तैयार कर लिया। आप पहले इसे समझ लीजिए कि सूर्य भी किसी का चक्कर लगाता है क्या। आकाशगंगा जो है वो कई तरह की आकाशगंगाएं होती हैं। कुछ होती हैं जैसे गोल होती हैं, बीच में जो है जैसे रोटी होती है ना, रोटी ऐसे, रोटी फूली हुई, बीच का हिस्सा फूला होता है, किनारे पे ऐसे चपटा होता है। उस तरह की कुछ आकाशगंगाएं होती हैं, उसमें तारे, ग्रह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, कुछ आकाशगंगाएं ऐसी होती हैं जो ऐसे होती हैं, ऐसे जो कॉइल होता है ना मच्छर वाला, उसके ठीक वैसे ही आप कल्पना कर सकते हैं, बीच का हिस्सा थोड़ा सा मोटा होता है। अब जो हमारी आकाशगंगा है उस वो इस तरह की आकाशगंगा है, स्पाइरल आकाशगंगा। और ये जो भुजाएं आप देख रहे हैं, जो लाइनें हैं ना, ये बेसिकली हजारों लाखों प्रकाश वर्ष चौड़ी ये लाइनें हैं, मतलब हिस्सा है। और ये लाइन कैसे बनी है, इसी में धूल कण हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, सब कुछ है इसमें, और उसी से एक संरचना जैसी बनी है। तो हम मतलब ऐसे बना देते हैं समझने के लिए। इसी एक भुजा में हमारा सौर मंडल है, मतलब ये पूरी आकाशगंगा है इतनी बड़ी, इसमें 2-3 भुजाएं, आप देखेंगे चित्र समझ में आ जाएगा।
इस वाली भुजा में मान लेते हैं कि यहाँ पे सौरमंडल है, जहाँ पे सूरज है, बाकी ग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं। अब क्या है कि ये आकाश गंगा एक तरह से खुद ही नाच रही है, ये भी ब्रह्मांड में किसी न किसी चीज़ का चक्कर लगा रही है। फिलहाल जब ये नाच रही है, घूम रही है, तो ये जो सूरज है यहाँ पे देख रहे हैं आप, रुकिए मैं फिर से, जैसे मान लीजिए कि ये आकाश गंगा है हमारी, यहाँ पे हमारा जो है सूरज है और ये आकाश गंगा का केंद्र है। तो ये सूरज भी, मतलब ये पूरा सौरमंडल ही घूम रहा है। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि हमारा सौरमंडल आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है, वो भी ठीक बात होगी, लेकिन हम सूरज की बात कर रहे हैं। सूरज भी इसका चक्कर लगाता है, इस केंद्र का। बात समझ में आई? और इस तरह से ये आकाश गंगा घूम रही है। देखिए बहुत अलग अलग तरह की थियरीज़ हैं कि अब जो आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, मतलब यहाँ जो आकाश गंगा होगी इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है, मतलब ब्रह्मांड फैल रहा है। एक और थियरी है कि ब्रह्मांड फैलता है फिर संकुचित होता है। बहुत इंटरेस्टिंग थियरीज़ हैं, उनके बारे में कभी विस्तार से बात करेंगे। तो आपने समझ लिया कि सूरज चक्कर लगाता है। अब उसी पर प्रश्न पूछा गया कि कितना समय लगता है। अगर आप ये बेसिक नहीं समझते हैं, सिर्फ रट लेंगे तो भूल भी जाएगा तुरंत। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूर्य भी आकाश गंगा के केंद्र की निरंतर परिक्रमा करता है। मतलब जैसे आपने वो कॉइल हाथ में पकड़ा और उसको नचाया, ठीक है, तो उसकी जो भुजाएं हैं उस पर आपने कोई बिंदु लगा दिए सूरज जैसा, वो भी चक्कर लगाएगा केंद्र का। तो ये सब जो है घूम रहे हैं, उसी में सूरज भी आकाश गंगा के केंद्र की चक्कर लगा रहा है। इसकी अत्यधिक दूरी जो है लगभग 300,000 प्रकाश वर्ष तथा 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये सूरज जो है आकाश गंगा की एक पूरी परिक्रमा जो है कंप्लीट करता है, और उसमें लगभग 22.5 करोड़ वर्ष से लेकर के 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। इतना समय, मतलब एक बार ये परिक्रमा करेगा तब तक पता नहीं पृथ्वी बचेगी कि नहीं बचेगी, कितनी पृथ्वियाँ बनेंगी मिटेंगी, बहुत लंबा समय है। इस पूरी परिक्रमा को तय करने वाले समय को एक निहारिका वर्ष या ब्रह्मांडीय वर्ष कहते हैं। निहायती वर्ष नहीं, एक निहारिका वर्ष कहते हैं या ब्रह्मांडीय वर्ष कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, इसके बारे में देखिए समय के साथ आंकड़े बदल सकते हैं। फिलहाल अभी जो आंकड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, IAU इसको कहते हैं। इसके अनुसार फिलहाल अंतरिक्ष में कुल जितने तारामंडल हैं उनकी संख्या 89 है। आगे बढ़ सकती है। फिलहाल अभी ऑप्शन में आएगा, बीच में कोई रिसर्च नहीं हुई, कोई नया आंकड़ा नहीं आया है, आप इसे सही मानेंगे। तारामंडल क्या होता है? आकाश में मौजूद तारों के समूह को तारामंडल या नक्षत्र कहते हैं। ये आपने बेसिक NCERT कक्षा 6 की NCERT में आपने पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता। तारामंडल का मतलब है कि कई सारे तारे एक झुंड बना के दिख रहे हैं कहीं पे, कुछ ज़्यादा ही वहाँ पर रोशनी है, चमक है, उस समूह को हम नक्षत्र कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। तो IAU का जो मुख्यालय है उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। फ्रांस में इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मिशन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अनुसंधान, संचार, शिक्षा और विकास सहित अन्य सभी पहलुओं में खगोलीय विज्ञान को बढ़ावा देना और सुरक्षित करना। ये सिंपल सी बात है। इसकी सदस्यता इतने देशों को मिली हुई है, इनमें से 82 राष्ट्रीय सदस्य हैं। इसके अलावा IAU पूरी दुनिया में विभिन्न वैज्ञानिक संगठनों के साथ भी सहयोग करता है। तो इस संगठन के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो आपका ये तैयार हो गया, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। सप्तऋषि के बारे में आपने सुना होगा बचपन से, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात में दिखने वाला एक प्रमुख तारामंडल है। अभी हमने तारामंडल की बात की, तारामंडल क्या होता है? उनमें से कुछ तारों का समूह हमें दिखता है उत्तरी गोलार्ध में। बचपन में आपने भी देखा होगा, आश्चर्य हुआ होगा। अब तो आसमान उतना साफ ही नहीं रहता कि आप देखें, खासतौर से शहरों में। तो रात में छत पे जब सोते थे तो हालांकि उस समय मुझे भी नहीं पता था कौन सप्तऋषि है कौन क्या है, बस तारे दिखते थे। कुछ लोग कहते थे कि हमारे जो दादा दादी नाना नानी मरे हैं वो जाके वहाँ गाय बन गए हैं, कोई कुछ बन गया है उस तरह की कहानियाँ बच्चों को सुना दी जाती हैं। बेसिकली आकाश में जो आप तारों को देखते हैं और वो आसपास ज़्यादा तारे हैं, उनको हम तारामंडल कहते हैं। उसी में से एक है जिसे हम सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। उसमें 7 तारे हैं, ठीक है। 4 तारे चौकोर हैं, उनमें से 3 जो है तिरछी रेखा में है। उनको अलग अलग तरीके से कल्पना करके लोग बनाते हैं। अगर आप किसी तारामंडल में गए होंगे किसी शहर में, तो उसका मेन थीम यही होता है। सबसे पहले आपको यही समझाया जाएगा,
ग्रहों के बारे में थोड़ी बहुत बातें होंगी, इस पर काफ़ी फोकस किया जाता है कि कैसे आकृति बनती है, ये सप्तर्षि क्या होता है। एक बार आपको जाना चाहिए कभी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन तारों को काल्पनिक रूप से जोड़ने पर बिग डियर या ग्रेट बियर जैसी आकृति बनती है। तो ये कुछ तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। इस तारामंडल को अमृत मंथन से भी जोड़ा जाता है तथा इसका संकेत अक्सर ध्रुव तारे की दिशा में होता है। ये कुछ बेसिक बातें हैं। इसके बाद एक वैज्ञानिक के बारे में पूछा गया था जिन्होंने ये कहा था कि पृथ्वी सूरज की ओर चारों ओर घूमती है। शुरू शुरू में दुनिया के लोगों का मानना ये था कि पृथ्वी केंद्र में है, जिसको हम जियोसेंट्रिक परिकल्पना कहते हैं कि पृथ्वी केंद्र में है और सूरज इसका चक्कर लगा रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। बाद में धीरे धीरे बहुत सारी बातें समझ में आई, क्लियर हुई कि ऐसा नहीं है, पृथ्वी जो है वो सूरज का चक्कर लगाती है। ऐसी थियरी आगे पहले थी कि पृथ्वी चपटी है, बाद में समझ में आया कि नहीं, पृथ्वी गोल है। अभी भी कुछ लोग मानते हैं कि पृथ्वी चपटी है, अब अलग अलग मान्यताएं, लेकिन साइंटिफिक तौर पे पृथ्वी गोल है, आप जानते हैं। फिलहाल कोपरनिकस एक व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इस बारे में बात की। हालांकि कुछ लोग इस पे बहस करते हैं कि हमारे यहाँ वैदिक ग्रंथों में ये बात उससे पहले कह दी गई थी। उस पर आपको नहीं पढ़ना, ये जिस कैटेगरी के लोग जो बहस कर रहे हैं उन तक छोड़ दीजिए। आप परीक्षा के नज़रिए से देखिए, पास होइए, आगे बढ़िए, ठीक है ना। तो कोपरनिकस ने 1530 में अपनी पुस्तक एक मतलब इसका नाम उसी अलग तरीके से लिखा गया था, डी रिवोल्यूशंस प्रकाशित की थी। इसका नाम बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ा। इसमें इन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। उन्होंने प्रतिपादित किया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, न कि पृथ्वी। पहले माना जाता था कि पृथ्वी पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में, और बाद में समझ में आया, इन्होंने कहा कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। लेकिन अगर आपने थोड़ा और पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा भी नहीं है कि सूर्य ही ब्रह्मांड के केंद्र में है। भाई सूरज जो है वो एक आकाश गंगा के एक बाजू में कहीं है। ऐसी हजारों लाखों आकाश गंगाएं हैं, हमें पता ही नहीं है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कहाँ हो रही है, अंत कहाँ हो रहा है। तो ये कहना कि सूरज ब्रह्मांड के केंद्र में, ये भी बात अधूरी है, ठीक है। हालांकि एक बात तो क्लियर हो गई कि सूरज का चक्कर जो है पृथ्वी लगाती है, ठीक। ये आपके काम की बात है। इस सिद्धांत ने भूकेंद्री से सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड की अवधारणा को जन्म दिया था, ठीक है। ये पहले भूकेंद्रित अवधारणा थी कि पृथ्वी केंद्र में है, उसके बाद से कि सूर्य केंद्र में है, ये अवधारणा आई थी। हेलियोसेंट्रिक उसको अंग्रेजी में कहते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें कुछ बेसिक चीज़ें आप समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ऐसे प्रश्न यूपीएससी ने भी पूछे हैं। सौरमंडल क्या है भाई? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड जैसे कि धूमकेतु, उल्का पिंड, ये सब मिलके सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं बचपन में। इसका जो मुख्य भाग है वो सूर्य है, और ये जो सभी पिंड हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। बेसिकली सूर्य सबसे बड़ा पिंड है, तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बाकी पिंडों पे प्रभावी रहता है। इसी चक्कर में ये पिंड इसका गोल गोल चक्कर लगाते हैं। अगर इसका गुरुत्वाकर्षण न रहे तो ये कहीं ब्रह्मांड में निकल लें अपने रास्ते, ठीक है। तो ये सब गुरुत्वाकर्षण की वजह से जुड़े हुए हैं। निहारिका के बारे में प्रश्न, मतलब ऑप्शन में ये भी था। ये जो निहारिका होती है, जिसको नेबुला कहते हैं, ये एक तरह का बादल जैसी संरचना होती है, डस्ट होता है, क्लाउड्स होते हैं। इनमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत गैसें होती हैं, और ये थोड़ा सा चमकदार ब्रह्मांड में दिखता है। जैसे आप कह सकते हैं कि इसको ऐसे तुलना करके कि भाई लग रहा है ना कि किसी ने दूध गिरा दिया है ब्रह्मांड में, थोड़ा सफ़ेद चमक रहा है, धूल कण वगैरह हैं, प्रकाश किसी भी तारे से आ रहा है तो उस पर रिफ्लेक्ट करेगा, चमकेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आयनीकृत गैसें होती हैं, धूल कण होता है, हाइड्रोजन होता है। निहारिका हमारी आकाश गंगा के बाहर होती है और सौरमंडल का हिस्सा नहीं मानी जाती। यानी कि और भी जो चीज़ें हैं सौरमंडल में हमने देखा, उनसे ये अलग है। निहारिका जो है इस कैटेगरी में नहीं है, हमारे आकाश गंगा के बाहर की बात है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड ऐसे पूछ लिया गया था। सूर्य सौरमंडल का सबसे प्रमुख आकाशीय पिंड है जो सौरमंडल के केंद्र में है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये बेसिक बात है, ठीक है। सूर्य को गैसों का गोला कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक पाई जाती है। आपको ये समझना है
कि सूरज की जो रोशनी है, जो एनर्जी है, जो पूरे सौरमंडल में फैल रही है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन है, क्या हो रहा है सूरज में ऐसा, ये भी आपने समझा है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। संलयन क्रिया आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक विखंडन होता है, एक संलयन होता है। विखंडन का मतलब ये है कि एक कोई अणु है, वो टूट गया और दो परमाणुओं में विभाजित हो गया, तो उसको हमने कहा कि ये विखंडन हो गया। लेकिन दो परमाणु हैं और वो दोनों मिलकर के एक अणु बना देते हैं, इसमें भी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न होती है और ये कंट्रोल से बाहर हो सकती है। अगर संलयन के आधार पर बम बनाया जाए, हाइड्रोजन बम वगैरह, तो इसे नियंत्रित करना लगभग असंभव है, बहुत हानि होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें चेन रिएक्शन बनता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। इसी तरह से आप देखेंगे सूरज के अंदर जो है हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन के दो अणु मिलते हैं और परमाणु मिलते हैं और हीलियम बना देते हैं। इस संलयन की क्रिया में अपार एनर्जी निकलती है, वही एनर्जी जो है आप देखते हैं हम तक पहुंच रही है, वो जो लपटें निकल रही हैं, सारा खेल अंदर वही चल रहा है, संलयन की क्रिया हो रही है, ठीक है। ये कुछ बातें आपने समझ ली। सूर्य ग्रहण पे प्रश्न पूछा गया था, सूर्य ग्रहण कब बनता है? बेसिक सी बात है, जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ये सूरज है, आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, ये मैंने पेड़ जैसा बना दिया, उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये पृथ्वी है, ये सूरज है, बीच में कहीं चंद्रमा आ गया, मान लेते हैं आप यहाँ खड़े हैं। अब सूरज की रोशनी आपको दिख नहीं रही है, यहाँ पे छाया आ गया, तो हमें लगता है कि सूरज का हिस्सा इतना नहीं दिख रहा है जितना कि लगता क्या है सच में, ये जितना दूर चाँद है ना ढक लेता है सूरज को, उतना सूरज नहीं दिखेगा, तो हम कहते हैं कि सूरज पे ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य ग्रहण। ये बेसिक सी संकल्पना है। अमावस्या के समय ये स्थिति बनती है। चंद्रमा के अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुकाव के कारण यह स्थिति सामान्यतः नहीं बनती, ठीक है। और जब यह झुकाव सही स्थिति में आता है तब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचता। ये बेसिक बातें हैं। और अधिकतम 7 मिनट तक जो है ग्रहण देखा जा सकता है एक बार में। सूर्य ग्रहण के समय पराबैंगनी किरणें जो है अधिक निकलती हैं, जिसे नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, आंखों को नुकसान होता है। इसके बारे में और भी चीज़ें आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी है कि खुले में खाना रखा हुआ है तो ख़राब हो सकता है, और भी कई चीज़ें। और फिलहाल इसमें ये बेसिक बात है, अभी आगे और भी चीज़ें देखेंगे तथ्य। चंद्र ग्रहण पे क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल सी बात है, पृथ्वी सूरज और चंद्रमा, मतलब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए तो पृथ्वी की छाया सूरज चंद्रमा पे पड़ती है, तो लगता है कि चंद्रमा उतना वैसे भी चंद्रमा अक्सर पूरा नहीं दिखता है, लेकिन फिलहाल ये जो स्थिति बनती है इसमें ऐसा होता है कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ गई है, सूरज की रोशनी वहाँ तक जा नहीं रही है, तो उसे हम कहते हैं कि ये चंद्र ग्रहण है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, ये हो गया। यह स्थिति पूर्णिमा को बनती है, लेकिन हर पूर्णिमा को ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा की जो कक्षा है वो 5 डिग्री झुकी हुई है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अमावस्या में क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है, और पूर्णिमा में क्या होता है? चंद्र ग्रहण। इसके बाद इवनिंग स्टार पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया गया है कि आप कहेंगे कि यार इतना आसान आसान पूछा जाता है। जी हाँ, बस देखने का नज़रिया है। यूपी बिहार पीसीएस का प्रीलिम्स आप देखेंगे तो पता चलेगा कि सीधे सीधे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तथ्य पूछे जाते हैं। इन्हें आपने तैयार कर लिया, बात बन जाती है। क्या है इवनिंग स्टार के बारे में जानकारी? शुक्र सूर्य के सबसे निकट ग्रहों में से एक है, यह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, इस पर भी प्रश्न पूछा गया है। सूर्य की परिक्रमा के समय इसकी स्थिति के कारण यह हमें सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा में चमकता हुआ दिखाई देता है, इस कारण से इसे इवनिंग स्टार कहते हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि इवनिंग स्टार क्यों कहते हैं भाई, क्या खास बात है इसमें? तो सूर्य की परिक्रमा के समय इसकी जो स्थिति है, उसकी स्थिति के कारण यह हमें सूर्यास्त के समय पश्चिम में दिखाई देता है चमकता हुआ, तो कहते हैं। सवेरे भी दिखाई देता है तो उसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं। यही है, सेम, ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग स्टार कोई और है और इवनिंग स्टार कोई और है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, पूछा गया था। शुक्र जो है ये सबसे ज़्यादा गर्म है, इसकी सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बहुत ज़्यादा तापमान होता है। यह तापमान बुध से भी ज़्यादा होता है, जबकि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। क्यों होता है? क्योंकि मामला ऐसा है ना, रुक जाइए एक मिनट, ये ग्रह है, इसके ऊपर बादल जैसा बना हुआ है, ठीक है। और क्या होता है कि सूरज की रोशनी आ तो जाती है, नॉर्मली पृथ्वी का आप पृथ्वी वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो
सूक्ष्म तरंगें होती हैं, शॉर्ट वेव्स होती हैं, तो इसको भेद के आसानी से आ गई ग्रह पे। अब ये गर्म हुआ, गर्म होने के बाद यहाँ से दीर्घ तरंगें निकलती हैं और इसी में फंसती हैं। ठीक, तो गर्मी बढ़ती चली जाती, प्रेशर कुकर जैसा हालत है, इसकी वजह से तापमान इसका बहुत ज़्यादा रहता है। बाकी जो बुध है भले करीब है, लेकिन उस पर वायुमंडल या इस तरह की दशाएं नहीं है, तो वहाँ पे गर्मी, जिस साइड में सूरज है उस समय ऐसा लगेगा कि आग लगी हुई है, दूसरे साइड में सामान्य हो जाता है टेम्परेचर, फिर वो घूमेगा फिर उधर आग लग जाएगी, मतलब गर्मी बढ़ जाएगी। अच्छा, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है, यही है। इसका चमकदार दिखाई देना इसकी सतह से प्रकाश के परावर्तन और निकटता के कारण होता है। इसे पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकता है, यही कारण है कि इसे प्राचीन काल में शुक्र तारा के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, बाकी चीज़ हमने इसके बारे में पढ़ी हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से जो प्रकाश चलता है वो कितना समय लेता है? बेसिक चीज़ें पहले पूछी जाती थी। दूरी इतनी है, आप जानते हैं। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, ये भी आप जानते हैं। यह औसत समय है जो प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। ठीक, ये कुछ तथ्य हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ तथ्य ऐसा लगता है पढ़ते पढ़ते नॉर्मल हो जाते हैं, फिर भूल जाता है, वहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है। देख लीजिए एक बार, इतना समय लगता है, 365 से थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। हमने राउंड कर दिया है, राउंड फिगर में 365 हम कहते हैं। ठीक है, हर 4 वर्ष में एक दिन जोड़कर लीप ईयर इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 25 पैसे हैं, 25 पैसे 4 बार जोड़ेंगे 1 रुपया हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 365.25 है, 4 साल में ये जो 25 यानी कि 25 पैसे, आप अब पैसे से मत करिएगा, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये 4 साल में पूरा एक दिन के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम जोड़ देते हैं। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, 24 घंटे में आप चार हिस्सा करिए, 6 चौके 24, 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। उसी को हमने ऐसे लिखा है। पता चले कि आप कहें कि सर ये पैसे वाला एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं, वही 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे बन जाते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो हम लीप वर्ष कह देते हैं। और उस साल जो है फरवरी का महीना एक दिन बढ़ा दिया जाता है, और इस पे रीजनिंग में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इस प्रकार एक वर्ष की गणना 365 दिन मानी जाती है, लेकिन खगोलीय रूप से यह लगभग जो है इतना होता है, 365.25। सूर्य को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगने वाला वास्तविक समय, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा, ठीक है, पृथ्वी अपने अंडाकार मार्ग पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, वही 6 घंटे नॉर्मली मैंने बताया आपको, 48 मिनट 46 सेकंड का समय लेती है। ये पूरा चक्कर लगाने का समय है। पृथ्वी की इस गति को उसका परिक्रमा काल या वार्षिक गति कहा जाता है। इसे सौर वर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, एक चक्कर लगाने में। बाकी अपने ही धुरी पर कितना समय में घूमती है तो आप जानते ही हैं। फिलहाल पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, खुद ही अपने ही धुरी पर घूम लिया। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में इतना किलोमीटर तय करता है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये पूरा हिसाब किताब है। इसे आप चाहें तो याद कर सकते हैं, चाहें तो छोड़ सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट है, बहुत पहले पूछा गया था, चाहें तो आप मतलब एक बार देख सकते हैं। ये पूछा जा सकता है। प्रति मिनट लगभग 27.8 किलोमीटर की दूरी ये पृथ्वी तय करती है। ठीक है, अतः यह किसी भी विकल्प में, मतलब जो विकल्प दिए गए थे उसमें स्पष्ट नहीं था। एक बार इसको आप देख लीजिएगा। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये भी एक बेसिक सी चीज़ पूछी गई थी। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा है। इसके अब तक जो 95 उपग्रह हैं, देखिए उपग्रहों की संख्या अपडेट होती रहती है, तो एक बार आप इसे देख लीजिएगा। ये कुछ इसके उपग्रहों के नाम हैं। सूर्य से दूरी इतनी किलोमीटर है, व्यास इतना है, पूरा आप देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बस समझ लीजिए। इसका घूर्णन सबसे ज़्यादा तेज़ है। जैसे पृथ्वी अपनी जगह पे 24 घंटे में घूम रही है, ये लगभग 12 घंटे में घूम जा रहा। ठीक है, गैसों से बना हुआ है, खासतौर से हाइड्रोजन और हीलियम है इसमें भी, और इसका आंतरिक भाग ठोस हो सकता है। अभी कोई अंदर घुस के तो देखा नहीं, लेकिन कल्पना की जाती है। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। आकार के अनुसार ग्रहों की जो संख्या है वो कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आप ये वाली जो लाइन है उसे याद कर सकते हैं। ठीक, बुध सबसे छोटा ग्रह है। शनि के घनत्व के बारे में प्रश्न पूछा गया था। इसका झुकाव 26 डिग्री के आसपास है। आकार में सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी इसकी इतनी करोड़ किलोमीटर है। शनि की सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा है
उसमें 29 वर्ष का समय लग जाता है, काफ़ी समय लग जाता है। जैसे 365 दिन में पृथ्वी ने चक्कर लगा लिया, इसको 29 वर्ष, 29.5 वर्ष लग जाएंगे। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसके वलय है। आपने देखा होगा, इसका चित्र देखा होगा, ये ग्रह है, इस पर ऐसे वलय बने हुए हैं ऐसे, ठीक है, रिंग से बने हुए हैं जो पूरी तरह से विकसित है। शनि की घूर्णन गति कितनी है? 10 घंटे के आसपास है, 10 घंटे 14 मिनट। इसका घनत्व बहुत कम है, मात्र 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर, जो पानी से भी हल्का है। यानी कि अगर इसे आप पानी में डाल देंगे पृथ्वी पर लाके तो वो तैरता हुआ रहेगा, डूबेगा नहीं उसमें। सौरमंडल में ये सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। शनि के ज्ञात उपग्रहों की संख्या 146 है। इसमें भी देखिए नए नए आंकड़े जुड़ते जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से। ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाला समय एक बार आप देख लीजिए। पृथ्वी 365 दिन में पूरी कर रही है, मंगल इतने दिन में, बृहस्पति 12 वर्ष में, ये 84 वर्ष में जो है यूरेनस पूरा करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वरुण का भी है 165 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? अभी अभी तो हमने देखा था, ठीक है। दूरी के अनुसार आप कहेंगे तो 7वां ग्रह है, और इसका व्यास जो है पृथ्वी से इतना गुना ज़्यादा है, आयतन इतना गुना अधिक है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी दूरी है। बाकी बेसिक बातें हैं, ये परिक्रमा करने में इतना समय लगता है, हमने देख ही लिया है। तो हर ग्रह के बारे में इतना डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यह पूर्व से पश्चिम के बजाय पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करता है। ये इंटरेस्टिंग बात है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये सूरज है, ठीक है, ये मान लेते हैं सूरज है, और कहा गया कि ये पूर्व से पश्चिम की बजाय। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो ग्रह हैं वो ऐसे घूम रहे हैं, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से। अब ब्रह्मांड में पूर्व पश्चिम कैसे आप पता लगाएंगे? तो आपके सामने सूरज है, मान लीजिए उधर मुंह करके खड़े हो जाइए, फिर आप देखिए, आप देखेंगे ये पूर्व पश्चिम वाला मैंने आपको बताया था, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इधर से कोई ग्रह इधर जा रहा है ऐसे ऐसे, तो पूर्व से पश्चिम है। तो सामान्य तौर पर ज़्यादातर ग्रह ऐसे चक्कर लगाते हैं, ये बंदा जो है ऐसे घूमता है उल्टा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कह दिया जाए कि सारे ग्रह एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं, गलत हो जाएगा, यूपीएससी लेवल का कथन हो जाएगा। अच्छा, वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर, सबसे ज़्यादा लंबा वर्ष होता है। सूर्य से सबसे दूरी पर एक बौना ग्रह है। अब तो ग्रह की श्रेणी से भी इसको बाहर निकाल दिया, 2006 तक ग्रह माना जाता था। झुकाव इतना है, लगभग 6 डिग्री के आसपास। इसका एक सौर वर्ष लगभग 248 पृथ्वी वर्षों के बराबर होता है। मतलब पृथ्वी पे 248 साल होंगे तो इसका एक वर्ष होगा सौर वर्ष, ठीक है। अच्छा, यह सौर मंडल के ग्रहों में सबसे लंबा वर्ष है, इसलिए इसे दीर्घतम प्लूटो पर होता है। मतलब ये तो फिलहाल इसको ग्रह में माना ही नहीं जाता, तो अब क्वेश्चन बनेगा तो थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा। अच्छा, अब कौन दिखाई नहीं देता? राहु केतु इस टाइप के कुछ प्रश्न पूछे गए थे ग्रहों में, तो समझ लेते हैं। 8 ग्रहों में 5 ग्रह ऐसे हैं जो नग्न आँखों से दिखाई देते हैं, जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये दिख जाते हैं अब, ठीक है। राहु एक काल्पनिक ग्रह है, जैसे नहीं राहु कुछ मंगल वो राहु खराब है ऐसा कुछ कहते हैं लोग। इसे केवल वैदिक ज्योतिष में ग्रह माना गया है। यह खगोलीय रूप से अस्तित्व में नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है। राहु को ग्रहण बिंदु माना जाता है, यह नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, फिलहाल है ही नहीं, अब कहाँ से देख लेंगे आप नग्न आँखों से। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव, इस पर एक प्रश्न पूछा गया था। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि उसका जो पलायन वेग है वो 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक। गैस अणुओं के औसत गति से कम पलायन वेग होने के कारण गैसें चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बचकर अंतरिक्ष में फैल जाती है। अगर गैस निकल भी रही हैं तो इतनी तेज है उसका पलायन वेग कि वो वहाँ से बाहर अंतरिक्ष में चले जाते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है, जिससे विभिन्न गैसें उस पर अस्थायी रूप से नहीं ठहर पाती हैं। इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ये हमने कुछ ब्रह्मांड के बारे में जाने, बेसिक बातें। अब हम बात करते हैं स्थल मंडल की। स्थल मंडल में कुछ बातें समझ लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। ये ग्लोब है, 1 डिग्री के अंतराल पे अक्षांश रेखाएं खींचनी है। अक्षांश देशांतर पता है आपको? अगर इस पे हम ऐसी रेखाएं खींचें, इनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और इनके बीच की जो दूरी हम मान लेते हैं 1 डिग्री की है।
देशांतर रेखाएं इनको कहते हैं। अब यही पूछा गया है कि ये जो रेखाएं हमने खींची हैं, अगर 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींचें तो पूरे ग्लोब पर कितनी रेखाएं बनेंगी। ठीक, चलिए मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। बेसिकली मतलब साधारण सी बात है। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं। ये हमने खींचा, पहले बीच में एक ये वाली रेखा खींच देते हैं, इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी के समानांतर ऊपर नीचे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में रेखाएं खींची जाती। इनकी कुल संख्या होती है 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। ये 90-90 हो गया, 1-1 डिग्री का हम कर रहे हैं ना। एक भूमध्य रेखा हो गया, तो 90-90 180, और एक जो है वो भूमध्य रेखा है, इनको जोड़ देंगे 181 रेखाएं हो गई। लेकिन ध्रुवों पे उत्तरी और दक्षिण जो ध्रुव हैं उनको हम रेखा नहीं मान सकते, बिंदु हैं। भाई ध्रुव पे जैसे ये है, यहाँ पे एक बिंदु है, उस पर कैसे आप रेखा बनाएंगे, तो उनको रेखा नहीं माना जाता। अतः कुल प्रभावी अक्षांश रेखाएं जो हैं वो 181 में से आपको फिर इन दोनों को घटाना पड़ेगा, क्योंकि 1-1 डिग्री पे हमने बनाया था। अब यहाँ तक हम पहुँचे हैं 90 डिग्री, तो हम मान रहे हैं ना इसको भी। जब हम 90 डिग्री कह रहे हैं तो इस बिंदु को भी हम ले रहे हैं, तब उसको शामिल करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। यहाँ दक्षिण वाले बिंदु को भी ले रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो रेखाएं नहीं हैं, पॉइंट्स हैं। तो फिर इन दोनों को घटा दीजिए। फिर जब घटाएंगे तो 179 इतनी रेखाएं बन सकती है, 79। इसके बाद जियोडेसी के बारे में पूछा गया है। ये पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। तो जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के ज्यामितीय आकार, उसकी ऊंचाई, आकृति, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, इन सब की सटीक माप करता है, उससे संबंधित होता है। इसके बारे में जानकारी हम मतलब पढ़ते हैं बेसिकली। यह पृथ्वी विज्ञान को सरल गणितीय मॉडल बनाकर सबसे बड़ी और सबसे सटीक विशेषताओं की माप करता है। यह पृथ्वी की ऊंचाई और स्थिति को जानने में सहायक होता है। इसी के माध्यम से हम जानते हैं कि पृथ्वी का बेसिकली आकार क्या है। ठीक है, पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल है कि अंडे जैसा है कि संतरे जैसा है, कैसा है, इसके बारे में विद्वानों में खूब बहस हुई। बाद में निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी का जो आकार है वो किसी और चीज़ के जैसा नहीं, वो पृथ्वी के जैसा ही है। तो इसीलिए उसको हिंदी में कह सकते हैं पृथ्वाकार, एक शब्द बनाया गया। इसको इंग्लिश में जियोइड कहते हैं। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का आकार क्यों, पृथ्वी के आकार को हम क्या कहते हैं, अंडे जैसा, गोलाकार, तो आप समझ नहीं, ये नहीं, उसको हम अलग ही नाम देते हैं, जियोइड कहते हैं। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, तो उसका स्थिति निर्धारण करना है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, अक्सर यूपीएससी ने भी पूछे हैं। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान याम्योत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, ये देशांतर रेखा की बात हो रही है। अभी मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ। काहिरा मिस्र में है और जो है उसका समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। इसका अर्थ है कि वह 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता। मेरे ख्याल से मैंने भारत के भूगोल में बहुत बड़ी एग्जाम्पल लेके वो पूरा मिनट एक एक चीज़ करके बताया है। आप जाके देखिएगा, उसका लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं तो आप प्लेलिस्ट सर्च करिए, देखिए। फिलहाल मैं समझा देता हूँ आपको। ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे एक रेखा हमने खींच दिया, ये देशांतर रेखा है। मान लेते हैं कि इसको 0 डिग्री हमने मान लिया, 0 डिग्री। अब इसे हम क्या करते हैं ना, घुमा देते हैं थोड़ा सा भारत के अनुसार। तो जब हम थोड़ा घुमाएंगे तो ये रेखा कहीं इधर आ जाएगी। ठीक है, इधर कहीं इंग्लैंड है, उधर ही है, इधर मिस्र कहीं है। तो यहाँ की रेखा की बात हो रही थी, काहिरा यहाँ पे है। अब इसके बीच की जो दूरी है ये 2 घंटा आगे कैसे है, ये मैंने समझाया था, फिर से मैं समझा देता। मान लेते हैं कि ये रेखा यहाँ पे है। किसी भी देशांतर रेखा पर समय की गणना की जो बेसिक बात है, जो समझने लायक हो, ये है कि इस समय इस देशांतर रेखा पे, मान लेते हैं रेखा खींची गई है, इस रेखा पर जब सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं तब हम मानते हैं कि यहाँ पर 12 बज रहा है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 12 बज रहा है। उसी के आधार पर हम डिग्री इधर बढ़ाते चले जाएं और हम गणना कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं कि किस देशांतर पर सूरज की किरणें लंबवत पड़ रही हैं। यहाँ 12 बज रहा है। अब यहाँ से कितने समय में यहाँ पर 12 बजेगा, यहाँ पर भी तो लंबवत, जैसे सूरज पृथ्वी चक्कर लगा रही है तो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, लंबवत किरणें हर जगह 24 घंटे एक जगह तो पड़ेंगी नहीं। तो अब पता चला कि ये शिफ्ट होकर इस रेखा पर लंबवत पड़ने लगी।
तो कितना समय लगा इस रेखा पर 12 बजने में, कितना डिग्री का समय लगा। ठीक, इसी हिसाब से हम समय की गणना करते हैं। अब कहा जा रहा है कि 2 घंटा आगे है, इसका मतलब ये है कि पहले यहाँ पर 12 बजा, उसके 2 घंटे बाद यहाँ पर 12 बजा, तो हम कहते हैं कि यहाँ से ये 2 घंटे आगे है। बाकी इसका एक हिसाब किताब होता है कि 1 घंटे की दूरी तय करने में, मतलब 1 डिग्री, सॉरी 1 मिनट रुकिए, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। हाँ, यहाँ देखिए, जो 1 डिग्री देशांतर होता है उसको पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि ऐसे देशांतर रेखा खींच दिए गए ऐसे 1-1 डिग्री के अंतर पर, तो यहाँ पर लंबवत किरण है, फिर यहाँ से यहाँ पर गई, 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगा, फिर यहाँ गए, यहाँ 4 मिनट लगा। इस हिसाब से आप देखें तो 4-4 मिनट के हिसाब से आप देखेंगे 2 घंटा लगा। कैसे लगा, इसमें आप गुणा कर दीजिए, 30 में 4 का गुणा कर दीजिए, 120 मिनट, 2 घंटे आपके निकल गए। ठीक है, इस हिसाब से इसके कई अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, 15 मिनट के हिसाब से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, 1 घंटे के हिसाब से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सबका बेसिक यही है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में अगर उनके बीच की डिग्री 1 है, 1 डिग्री का गैप है, तो 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें अगले पार्ट में करेंगे। आप जानते हैं क्या करना है, जल्दी से नोट ले लीजिए, जल्दी से तैयार कर लीजिए, ताकि कुछ भी छूटे ना, आप समय रहते सब कुछ रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।